हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले हमने जो 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किया है, उन तीनों वीडियोज़ में जो भी बातें हमने किया है उसके बारे में आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। फिर सीक्वेंस में वीडियोज़ को यदि आप देखेंगे तो हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगी। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो इससे पहले बेटा हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन का आवेशन सिद्धांत और उसके बाद घर्षण द्वारा आवेशन। इन्हीं दोनों चीज़ों की हमने आपसे डिस्कस किया था, इसकी व्याख्या किया था। आज इस सेशन में हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जो चीज़ें बताई थी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने कल वीडियोज़ में जो बातें बताई थी उसमें यही बात बताया था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेशन सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत यही बात है कि जो भी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हैं। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम अर्थात परमाणु कहते हैं। परमाणु के सूक्ष्म भाग में एक नाभिक होता है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और वो परमाणु में स्थित होता है, या यूँ कहें कि नाभिक के बाहर जो परमाणु होता है विभिन्न कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में छोटा होता है। इस वजह से जो नाभिक की रेडियाई कह लीजिए या नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है, और जो एटम यानी परमाणु का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था फ्रिक्शन द्वारा चार्जिंग के बारे में बात किया था कि घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है उसके अंतर्गत कब कौन सा पदार्थ धन आवेशित होगा और कौन सा ऋण आवेशित होगा वो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो वर्क फंक्शन होगा यानी कार्यफलन, जिन दो धातुओं का कार्यफलन, दो धातु में जिन धातुओं का कार्यफलन कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी कम वाले पदार्थ से या फिर धातु से निकलकर अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ की तरफ अग्रसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया भी था कि यदि हमारे पास एक ग्लास रॉड है यानी कांच की छड़ है और उसे हमने किसी सिल्क के क्लॉथ से यानी रेशमी कपड़े से जब रब किया था, इस पर रगड़ा था, तो जो कांच की छड़ थी वो धन आवेशित हो गई थी और रेशम का जो टुकड़ा था वो ऋण आवेशित हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कांच की छड़ का जो वर्क फंक्शन होगा यानी कार्यफलन होगा वो रेशम के टुकड़े या फिर रेशम के कपड़े की तुलना में कम होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इस ग्लास रॉड से निकलकर इस रेशम के टुकड़े में चले जाएंगे। इस वजह से ग्लास कांच जो होगा यानी ग्लास रॉड जो होगा, कांच की जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाएगी और जो रेशम का कपड़ा या टुकड़ा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताई थी, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको बताते हैं कि कैसे इन चीज़ों के बारे में और गहराई से आप जानेंगे। उसके लिए मैं कुछ चीज़ों को लिख रहा हूँ, कुछ पदार्थों को लिख रहा हूँ जिन पे कुछ पे प्लस और कुछ पे माइनस चार्जेज आते हैं। उसके लिए मैं एक कॉलम बना रहा हूँ। उस कॉलम में मैं लिखूँगा कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव वस्तुएं होंगी, उन्हें आप राइट डाउन करिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं धनात्मक वस्तुएं ये घर्षण द्वारा आवेशन के अंतर्गत जो धनात्मक वस्तुएं होंगी और एक ऋणात्मक वस्तुएं होंगी। ऋणात्मक वस्तुएं, धनात्मक वस्तुएं और ऋणात्मक वस्तुएं। तो दो पदार्थ होंगे बेटा, अलग अलग धातु के या अलग अलग पदार्थ के बने होंगे। उन्हें जब हम आपस में रगड़ेंगे तो किस वाले पे प्लस आएगा और किस वाले पे माइनस। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सीरीज़ में उन पदार्थों को लिख रहे हैं। जैसे एक
पहला लिख लेते हैं कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को हम सिल्क के कपड़े से यानी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम का कपड़ा यहाँ लिख देते हैं, रेशम का कपड़ा या फिर टुकड़ा, तो आपको पता है कांच की छड़ पे धन आवेश आता है और रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश आता है, क्योंकि कांच की छड़ का वर्क फंक्शन कम होता है और रेशम के टुकड़े का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। तो जिसका कार्यफलन कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में से निकलकर दूसरे वाले पदार्थ में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धन आवेशित हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी वजह से कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का टुकड़ा ऋण आवेशित होता है। ऐसे ही अब फर क्या होता है बेटा? बिल्ली का खाल, जो कैट स्किन होती है उसको क्या कहते हैं? फर। या कोई ऊनी कपड़ा ले लीजिए, ऊनी कपड़ा ले लीजिए। फर या ऊनी कपड़े को पर जब आप एबोनाइट की छड़ या एबोनाइट की छड़, उसके बाद कोई प्लास्टिक हो, या फिर एबोनाइट की छड़ हो सकती है या प्लास्टिक हो, और भी पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें यदि आप इसके साथ रगड़ें तो जो फर होगा या फिर ऊनी कपड़ा होगा वो धनावेशित हो जाएगा, और एबोनाइट की छड़ या फिर कोई प्लास्टिक होगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी। उसके बाद सूखा बाल और यहाँ कंघा, लेकिन कंघा किसका? प्लास्टिक का कंघा होगा। तो सूखे बाल पे जब कंघे को प्लास्टिक के कंघी के साथ रब करेंगे तो जो सूखा बाल होगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो प्लास्टिक की कंघी होगी उस पर ऋण आवेशित चार्ज आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों कोई ज़रूरी है कि कंघी हमारी प्लास्टिक की ही हो? कंघी यदि हम धातु की ले लेते हैं तो क्या वो कंघी जो धातु की कंघी होगी वो छोटे छोटे तिनके या घास फूस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगी या नहीं? तो जवाब होगा यदि प्लास्टिक की कंघी के स्थान पर आप धातु की कंघी का इस्तेमाल करेंगे तो वो धातु की कंघी छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो धातु की कंघी होगी उसे जब आप अपने सर पे रगड़ेंगे तो मानव शरीर यानी आपका जो शरीर है वो भी एक तरह का कंडक्टर माना जाता है। यानी हम लोगों का जो शरीर है, जो पार्ट बॉडी है, ये शरीर भी कंडक्टर है। वो चार्ज हमारे शरीर से होते हुए अर्थ में चला जाएगा, जिसके वजह से वो लोहे की कंघी किसी भी छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने यहाँ कहा कि जो कंघी या कंघा होगा वो प्लास्टिक का होगा, न कि लोहे का। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि और ऐसे और तमाम उदाहरण हैं जिन्हें आपस में यदि आप रब करें तो एक दूसरे पर विपरीत चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ को केवल रेशम के कपड़े से रगड़ें तो बार बार यहाँ के केस में तो कांच की छड़ धनावेशित है और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ को यदि किसी दूसरे लाइक एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ें या प्लास्टिक के साथ रगड़ें तो भी उस केस में ये धन आवेश ही आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। इन दोनों में जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो वाला ऋणावेशित होगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा यानी कार्यफलन कम होगा वो वाला धनावेशित हो जाएगा। जैसे कि इसी कांच की छड़ को यदि चीनी मिट्टी के बने किसी बर्तन के साथ रगड़ते हैं तो वही कांच की छड़ ये निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो धनावेशित चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा मत याद करिएगा कि कांच की छड़ को किसी भी पदार्थ के साथ यदि रगड़ें तो वो हर समय धनात्मक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड किस पर करेगा? तो वर्क फंक्शन पे करेगा। तो एक कार्यफलन होता है प्लस या माइनस की बात को समझने के लिए, और दूसरा हमने आपको और बताया था जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उस बेस पर भी आप इस बात को साबित कर सकते हो कि इस पर प्लस क्यों आ रहा है और इस पर माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, इनको आप नोट करिएगा।
ताकि यदि आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम पर्पज़ की दृष्टि से तो आप इसे बता सको। आगे बात करते हैं बेटा। अब ये एबोनाइट क्या होता है इसके बारे में हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम एबोनाइट की छड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बात करते हैं आज की टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे चालक और कुचालक के बारे में। चालक को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे सुचालक कहते हैं। चालक को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो हम एक कंडक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी एक चालक या सुचालक के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत सारे चालक या सुचालक के बारे में बात करेंगे, इसलिए हमने कंडक्टर स लिखा है यहाँ पे। ठीक है। चालक क्या होता है? हालांकि ये बचपन से ही आप छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। चालक यानी सुचालक, कुचालक, अर्धचालक ये आप पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्पज़ से यानी स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर यदि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं यदि उनका वर्गीकरण किया जाए तो स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थों को केवल और केवल दो भागों में ही डिवाइड किया गया है। एक तो चालक या सुचालक और दूसरा कुचालक या फिर विद्युत रोधी या फिर परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। तो चालक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं, फिर चालक के बारे में डीपली बातचीत करेंगे। चालक क्या होता है? तो वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। सुगमता से का मतलब क्या बेटा? आसानी से होता है, उसे चालक या फिर सुचालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह, आवेश की प्रवाह को ही क्या कहते हैं बेटा? धारा। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा। तो इस बात का मतलब है कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, अच्छे से होता है, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज चले जाते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे या सुचालक पदार्थ कहेंगे। आवेश प्रवाह का मतलब है धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, तो उसे हम चालक कहेंगे। जैसे में चालक के अंतर्गत वे पदार्थ आ जाएंगे जिसमें धातुएं आएंगी। ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं, अधिकांश धातुएं आपकी क्या हैं? चालक हैं। तो धातुएं लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मानव शरीर यानी मनुष्य की शरीर। अब मनुष्य कहने का मतलब ये मत समझिएगा केवल मेन वीमेन नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का मतलब है मेन वीमेन सब। ठीक है। बच्चा, लड़का, लड़की सब लोग आ जाएंगे। तो मानव शरीर हो गया, जंतु शरीर है। अच्छा, जानते हैं मनुष्य के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ जाती है? मनुष्य को लाइन क्यों मार देती है? तो हमारे शरीर में कैल्शियम भी है और हमारे शरीर में एक वाटर पाया जाता है। वाटर यानी पानी की मात्रा हमारे शरीर में उपलब्ध होती है। इसी के वजह से हमारे शरीर में करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है। और हमें करंट का झटका लगता है। तो ये धातुएं हैं। मानव शरीर है, जंतु शरीर है, उसके बाद एसिड है। ठीक है। एसिड है, ये भी धातु के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद एसिड के बाद ग्रेफाइट जानते हैं? देखे हैं ग्रेफाइट? देखे हैं? जो पेंसिल होती है बेटा, पेंसिल में जो वो ब्लैक कलर का जिससे लिखते हैं वही क्या है? ग्रेफाइट। जिससे लिखा जाता है वो जो सामने भूरे रंग का होता है वो क्या है? ग्रेफाइट है।
वो कंडक्टर है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे क्या हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें आसानी से आवेश का प्रवाह या यूँ कह लीजिए कि धारा बहती है, एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से फ्लो हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है कि क्यों बहता है किसी भी सुचालक या चालक पदार्थ में धारा या फिर आवेश का प्रवाह क्यों होता है, इसका रीजन लिखेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों बहता है किसी भी कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिक करंट, लकड़ी में क्यों नहीं बहता करंट, क्या वजह है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है बेटा, चालकों में धारा क्यों बहती है या आवेश का प्रवाह क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो चालक पदार्थ होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो चालक पदार्थ हैं या जो चालक होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं के वजह से जो पदार्थ होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। यदि चालकों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, या यूँ कहें कि उसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो चालकों को विद्युत का अच्छा चालक बनाते हैं, जो चालकों को विद्युत का अच्छा चालक बनाते हैं। इसी कारण से चालकों में फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या कारण है या क्या रीज़न है जिसके वजह से सुचालक पदार्थ में आसानी से या सुगमता से चार्ज का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, तो उसका रीज़न यही देंगे कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं उन सब में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही हमारी मदद करते हैं धारा को बहाने में। इसी वजह से चालकों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जबकि इंसुलेटर में 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम और गहराई में आपको समझाना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को आप राइट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, लिखिएगा, उसके बाद हम और गहराई में इसे लेके चल रहे हैं बेटा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शानदार, ज़बरदस्त, ज़ोरदार वीडियो पाने के लिए। आइए बेटा बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक बात समझेंगे हम चालक के बारे में, और चीज़ें आपको गहराई से समझाना चाहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे चालकों से बद्ध एवं मुक्त।
चालकों से बद्ध एवं मुक्त आवेश, चालकों से बद्ध एवं मुक्त आवेश, चालकों से बद्ध एवं मुक्त आवेश, या फिर आवेश के प्लेस पर आप इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। चालकों से बद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा इसके बारे में, कह रहा चालक जो होगा उससे कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधा है और कौन सा मुक्त है उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसे कहेंगे बेटा बाउंड या बाउंडेड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन from the conductor, from the conductors। तो इस बात को, ये एक तरह का थ्योरी है, इस थ्योरी के बारे में हम समझेंगे तो चालक के बारे में और गहराई से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं आयरन का। किसका? आयरन का, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, ये आपको पता होगा। तो सपोज करिए बेटा ये आयरन का क्या है, न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेज नहीं होता है, जिस वजह से परमाणु का नाभिक सदैव धनावेशित होता है। तो यदि ये आयरन का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसमें हमें जो आयरन है, मेरे पास जो आयरन है यानी लोहा है, इसके आधार पे हमें आपको, चूँकि ये कंडक्टर है यानी चालक है, तो इसी के बेस पर हम आपको ये थ्योरी आसानी से समझाएंगे। ये आप 9th में पढ़े होंगे। यदि ये न्यूक्लियस है और ये K कक्षा है और ये L कक्षा है, उसके बाद इसको मान लीजिए M और ये N। ठीक है, पहली कक्षा का क्या नाम होता है? K, उसके बाद अगली वाली कक्षा का नाम होता है L, फिर M, फिर N। ये बात तो पता होगा। K कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोरबरी। M में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तो इसमें 8 जो गोला बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनों को भराव को बता रहा है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और ये 8। M में कितना भर सकते हैं बेटा? तो 18 भर सकते हैं, और N में 32 भर सकते हैं। तो हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही परमाणु क्रमांक 20 से ऊपर जाते हैं तो हम पहले आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम M कक्षा में एंट्री देंगे। तो पहले हम N कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, क्योंकि हमारे 10 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए हैं ना, और 2 इसमें भर दिया तो 12। अब 26 में से 12 इलेक्ट्रॉन हमने फुलफ़िल कर दिया है, तो शेष बचे कितने? तो 12 आप घटा देंगे तो 4 यहाँ से और यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने? 14। इन 14 इलेक्ट्रॉन को हम M कक्षा में क्या करेंगे? भर देंगे। ये जो हम गोला बना रहे हैं बेटा, ये गोला ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन N कक्षा में हो गए। अब ये चालकों से बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी जो चालक होता है, जो चालक का परमाणु होता है, किसी भी चालक का जो परमाणु होता है, उस चालक के परमाणु में जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होती है, चालक के परमाणु में जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होती है, उस कक्षा को कहा जाता है संयोजी कक्षा, वैलेंस ऑर्बिट, संयोजी कक्षा। और इस संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलिए हम E बना देते हैं आपको सुविधा के लिए, ताकि समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे बेटा? ये बाह्य कक्षा में है या संयोजी कक्षा में है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम कह देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस आयरन के परमाणु में,
इसमें ये नाभिक से यदि देखा जाए तो KLM कक्षा की तुलना में जो N कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये काफ़ी कमज़ोर, इसका नाभिक का अट्रैक्शन सबसे बाहरी वाली कक्षा पर का होगा, कम होगा, जिसकी वजह से संयोजी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होगा, जो नाभिक होगा, इसका इफ़ेक्ट विथ कंपेयर टू K क्लास, L क्लास, M क्लास, मतलब K कक्षा, L कक्षा और M कक्षा जो ऑर्बिट हैं, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट की तुलना में क्या होगा, इस पे जो प्रभाव होगा वो कम होगा। इस वजह से बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सुगमता से क्या करेगा कि ये मुक्त हो जाएगा, और जैसे ही ये इसमें से मुक्त हो जाएगा इस लोहे के परमाणु से, तो जब ये लोहे का जो परमाणु है उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसमें से मुक्त हो जाएगा तो मुक्त होकर ये क्या करेगा कि इसी के परमाणु में, यानी आयरन के ही परमाणु में ये चारों तरफ से मुक्त होकर क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इसी बात को समझाने के लिए थोड़ा मैं एक दूसरा फिगर भी यहीं पे बना रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ बना देता, सेकेंड फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये एक तरह से टोटली ये थ्योरी है और जिसे आपको समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो मुक्त वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये फ्रीली गति कर रहा है, और जो नहीं मुक्त हो पाएंगे उन्हें मैं इस प्लस साइड के साथ, मतलब प्लस के साथ दिखा रहा हूँ, जो बंधे रहेंगे। और इसमें दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपस में भी टकराएंगे और इन बद्ध इलेक्ट्रॉनों के साथ भी अट्रैक्ट या रिपेल करते रहेंगे। समझ पा रहे हैं बेटा? तो हमने क्या बोला कि जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये मुक्त हो जाएगा तो ये मुक्त होकर इसी आयरन, हमने आयरन लिया है, आप जो भी पदार्थ लिए रहेंगे उस पदार्थ के परमाणु में क्या करेगा, घूमने लगेगा, मुक्त होके घूमने लगेगा। तो जैसे ही ये मुक्त होके इस नाभिक से घूमेगा, जब ये इसमें से निकल जाएगा तो ये चारों तरफ घूमने लगेगा ऑर्बिट में, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमने लगेगा तो क्या होगा, ये जिस भी पदार्थ का परमाणु होगा वो तो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा उस पदार्थ पर उतना ही क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। वो तो हमने समझाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको आयरन लिया है, हो सकता है एटम किसी दूसरे का हो तो इतने सारे चार्जेज आ जाएं, हो सकता है कि नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा उतना ही क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जो पदार्थ का परमाणु होगा वो धनावेशित हो जाएगा, पदार्थ का परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये जो मैंने धन धन बनाया है ये धनावेशित है। अब इस धनावेशित को हम कहेंगे जो पदार्थ है वो धन आयन में बदल गया है, जो पदार्थ का परमाणु होगा वो धन आयन में बदल जाएगा। तो पदार्थ के परमाणु को क्या बोलेंगे, धन आयन। और इन जिनको मैंने प्लस प्लस से दिखाया इसे हम क्या बोलेंगे, बद्ध धन आवेश, बद्ध धन आवेश, धन आवेश। ये जो प्लस वाले हैं ये आपस में एक ही जगह पे बंधे रहेंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल से निकल नहीं पाएंगे, तो ये पदार्थ के परमाणु में जहाँ पे भी रहेंगे ये मूवमेंट नहीं करेंगे, उसी जगह पे ये स्थिर रहेंगे, अपने ही पोजीशन पे ये रुके रहते हैं। और जो ये मैंने तीर के थ्रू दिखाया है इन्हें बोलेंगे गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह लीजिए इन्हें हम कहेंगे गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन, गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसमें उस पदार्थ के परमाणु के अंदर, पदार्थ के परमाणु के अंदर क्या करेंगे बेटा, विभिन्न दिशाओं में गति करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, ये इनके जो गति करने की तरीका होगा, गति करने का जो तरीका होगा वो उसी प्रकार होगा जैसे कि किसी बर्तन में किसी गैस को आपने बंद कर दिया है और उस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के अणु होंगे, वो जिस प्रकार दीवारों से टकराते हैं, कभी आपस में टकराते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी कभी आपस में टकराएंगे तो कभी इन बद्ध धन आवेशों के साथ टकराएंगे। तो इस तरह से
ये जो पदार्थ होंगे चालकों में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरे के पूरे उस चालक में गति करते रहते हैं, और गति करने के वजह से, अब चूँकि गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन ही हैं जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो चूँकि चालकों में जो चार्ज कैरियर का रोल निभाते हैं, चार्ज कैरियर बोले तो आवेश वाहक का काम जो करते हैं वो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलने लगते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने के ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोवाइड होने लगती है, धारा बहने लगती है, जिसकी वजह से हम इन चालकों को क्या कहते हैं कि जो पदार्थ हैं उन्हें चालक कहते हैं। चालकों में धारा इसी वजह से बह पा रही है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में गति नहीं हो पाती, मूवमेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती, तो चालक को भी हम नहीं कहते, या वो जो पदार्थ हैं जिसमें धारा बह रही है उन्हें भी हम सुचालक ना कह के कुचालक ही कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी कि चालकों में आवेश क्यों बहता है या फिर आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों होता है। ठीक है, तो यदि आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे कि चालकों में आवेश वाहक का कार्य करता है, उसमें ऑप्शन डाल देगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद मान लीजिए धन आयन डाल देगा, ऋण आयन डाल देगा या कोटर डाल देगा, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जितने भी सुचालक या चालक पदार्थ हैं उनमें आवेश बहाने का कार्य कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपके दिमाग में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि सर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से या बाहरी कक्षा से निकल रहा है जो इलेक्ट्रॉन, क्या ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पर चला जाएगा या ये भाग जाएगा यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा। ये इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर चूँकि वीक न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है, कमज़ोर नाभिकीय बल है, जिसके वजह से ये इससे केवल निकलेगा और निकल के इसी के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इसको बाहर ले जाने के लिए हमें उचित ऊर्जा देना पड़ेगा। जब हम इसे ऊर्जा देंगे तभी ये इससे इमिट होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये इसी के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, थोड़ा और चीज़ों को क्लियर करते हैं कि चालकों के अंदर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। चेक करते हैं, आगे देखते हैं। चीज़ों को बेटा आप अच्छी तरह से रिवीजन करिए, रट्टा मत मारिए। जो चीज़ें ना समझ में आती उसे हमसे आप पूछिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। क्योंकि कहा गया है बेटा कि रोशनी करने का ढंग बदलना है, रोशनी करने का ढंग बदलना है, दीपक नहीं जलाने हैं, दीपक बनकर जलना है, दीपक नहीं जलाने हैं, दीपक बनकर जलना है। तो मेहनत करिए, सब कुछ होगा एक दिन आपके कदमों में। किताबों से प्रेम करिए, किताबों में रहिए, ठीक है, वही आपकी सच्ची मित्र है, सच्ची दोस्त है। तो आगे बात करते हैं बेटा, इसी के अंतर्गत चालकों से संबंधित कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे, चालकों से संबंधित मुख्य बातें, चालकों से संबंधित मुख्य बातें। अब यदि बात करें कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर हैं उसमें ये बात कही जाती है कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश, किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के सतह पर फैल जाता है,
किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के सतह पर फैल जाता है। क्या आपके दिमाग में प्रश्न नहीं उठ रहा है? या मैं बस ऐसे ही हेडिंग डाल देता चालकों से संबंधित मुख्य बातें, उसके बाद पॉइंट लिखा देता, निकल लेता। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के सतह पर फैल जाता है। हम तो दे रहे हैं चालक को, फॉर एग्जांपल के लिए इस मार्कर को आप एज ए कंडक्टर मानिए, और यदि हम चार्ज इसे दे रहे हैं, इसके अंदर चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज तो इसके अंदर होना चाहिए। और हमने क्या बोला कि चार्ज इसके सतह पर यानी बाहरी वाली परत पे क्या होगा, फैल जाएगा। इस बात को आप प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि हम आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही लिखा के नहीं निकल लेंगे, उसका प्रमाण आपके आँखों के सामने होगा। इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों है कि किसी भी कंडक्टर को यदि हम चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज उसके अंदर क्यों नहीं रह रहा है, वो चार्ज बाहर क्यों आ जा रहा है। कल्पना करिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, और आपको पता है कि सामान्य अवस्था में जो भी चालक होते हैं उनमें वो विद्युत के वैसे ही सामान्य अवस्था में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है, अर्थात ये उदासीन है। और उदासीन का ये मतलब तो है नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है। जब आप इसे कहीं से भी क्यू चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज इसे देने की कोशिश करते हैं, इस चालक को आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर ढकेल दिया कहीं से भी, तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी ऋण वाले होंगे बेटा, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव तो पहले से ही है, हालांकि जो पॉजिटिव वाला होगा इसका जमकर विरोध करेगा कि नहीं भाई? प्लस प्लस को क्या करेगा, ढकेलेगा ना। प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस आकर्षण होगा। तो जो प्लस वाला चार्ज यदि आप बाहर से कहीं इस चालक को दे रहे हैं, तो जैसे ही आप इस प्लस को इसके अंदर लेके जाएंगे, ये इनके बीच में क्लोजअप का प्रचार होने लगेगा, होगा कि नहीं भाई? ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी चार्ज यहाँ पे होंगे ये सारे के सारे चार्ज खींच के यहाँ पे आ आएंगे कि नहीं? ये सारे ऋण वाले यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब को ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब ये इसको इसकी तरफ खींचेगा तो आपको पता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो चूँकि आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वैसे ही आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। जब ये इस जगह से हटेगा तो इसी पूरे भाग पर अंदर नहीं, इसके ठीक विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी आपने ये अंदर तो न्यूट्रल हो गया ना जी, ये प्लस था, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये वाला क्या हो गया, मिलके न्यूट्रल हो गया, अंदर उदासीन हो गया, लेकिन इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या आ गया, प्लस 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 आ गया। यानी इसीलिए हमने लिखा है कि जब किसी भी चालक को हम अतिरिक्त आवेश देते हैं, किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा चार्ज चालक के सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। तो अब देख रहे हैं हमने प्लस क्यू चार्ज दिया उसके अंदर और ये चार्ज फैल गया उसके सतह पर। उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और यदि हम आपसे यहीं पे पूछें कि मान लीजिए एक कंडक्टर है और इसके अंतर्गत हमने ऋण चार्ज दिया, इस कंडक्टर को, इस चालक को, कोई चालक है जिसको हमने कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, तो यदि मैं पूछूं कि बताओ इसके सतह पर कैसा चार्ज आएगा, क्या ऋण चार्ज इस गोले के अंदर रहेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। यदि इसके अंदर ऋण है तो इसके अंदर के सारे प्लस को ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और जब प्लस वहाँ से हटेगा तो उसके जगह पर या उसके विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये सारे चार्ज जो आप उसके अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं उसके सतह पर क्या होगा, फैल जाएगा। कहाँ फैलेगा, सतह पर फैल जाएगा। यानी ये जो चालक होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के सतह पर ही फैल जाता है, उसके अंदर ये हो नहीं सकता। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों है, हम चालक को चार्ज तो दे रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वो फैल जा रहा है उसके सतह पर, ये चार्ज उसके अंदर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं चार्ज इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो भैया
चालक के अंदर जो आवेश होगा उसके अंदर आवेश इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगले चैप्टर में हम आपको एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कभी भी ज़िंदगी में ई का वैल्यू संभव ही नहीं होता, यानी ई का वैल्यू हो ही नहीं सकता, उसका वैल्यू 0 होता है। ई का वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका वैल्यू जो होता है चालक के अंदर का होता है 0। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसी वजह से चालक को दिया गया एक्स्ट्रा चार्ज चालक के सरफेस पर फैल जाता है और चालक के अंदर नहीं रहता है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों 0 होती है या क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में और बात करते हैं बेटा। दूसरी पॉइंट लिखिएगा, वही पॉइंट दूसरी जो मैंने अभी बताया कि चालक के अंदर सदैव या नेट चार्ज, ऐसे लिख लीजिए, चालक के अंदर नेट आवेश कितना होता है। नेट आवेश बताइए कितना होता है, सोचिए। अभी तो बबल बनाया था, गोला बनाया था, रिंग बनाया था, कितना आ रहा था 0। तो क्या लिखेंगे, 0 होता है, 0 होता है। चालक के अंदर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो चालक के अंदर नेट आवेश कितना होता है बेटा, 0 होता है। चालकों के अंदर चार्ज होता ही नहीं है ना। चालकों के जो चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सामान्य अवस्था में रहते ही है। उसके बाद में फिर बात करें यदि कि कुचालक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुचालक के बारे में बात करने से पहले बेटा हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं, या आपके दिमाग में भी एक प्रश्न उठ सकता है कि सर यदि हम किसी भी कंडक्टर को चाहें कि उसे आवेशित करें, किसी भी कंडक्टर को यदि हम चाहें आवेशित करें तो क्या ये पॉसिबल है बाई रबिंग यानी रगड़ कर उसे हम आवेशित कर सकते हैं या नहीं। तो यदि आप ये सोचें कि यदि हम चालक को आवेशित कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए एक शर्त होगा बेटा कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंडक्टर को रब के माध्यम से यानी रगड़ के माध्यम से आवेशित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी कंडक्टर आपके पास होगा उस कंडक्टर को आवेशित करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा बेटा कि जब उसे आप रगड़ रहे हैं, जिस भी पदार्थ से रगड़ रहे हैं, यदि उस कंडक्टर को या किसी भी ग्लास रॉड को या किसी भी धातु की प्लेट को या किसी चालक को आप अपने हाथों में लिए हैं, कल्पना करिएगा, ऐसे सपोज करिए कि आप ये लोहे का रॉड लिए हैं, ये क्या है, आयरन रॉड है, और इस आयरन रॉड को मान लीजिए आप किसी धागे में फंसा के बांध दिए हैं, किसी धागे से लटका के क्या किए हैं बांध दिए हैं, और इसे अपने हाथ से एक सिरा पकड़े हैं और इसे दूसरे सिरे से रब कर रहे हैं और अपने आप को धरती पे खड़ा किए हैं। तो ये आवेशित नहीं होगा, ये आवेशित नहीं हो पाएगा। क्यों? आप रगड़ेंगे तो चार्ज तो इसमें जाएगा, लेकिन वो सारा चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा, जिसके वजह से ये आवेशित नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसे आवेशित करेंगे बाई रबिंग मेथड यानी रगड़ के या घर्षण द्वारा चाहते हैं इसको चार्ज लेके आना, तो जिस जगह पे आप इसे पकड़ना चाहते हैं वहाँ पे आप रबर लगा दीजिए, रबर या प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर चढ़ाइए, और जिस मेटल से या जिस दूसरे नॉन कंडक्टर मटेरियल से इसके ऊपर आप रबिंग करेंगे, इसे रगड़ेंगे, उसे विदाउट हाथ से टच किए, बिना हाथ से टच किए उसे इस पर रगड़िए, और जिस पदार्थ जहाँ पे इसे आपने पकड़ा है अपने हैंड से उस पर प्लास्टिक या रबर की कवर चढ़ा दीजिए, तब ये उस केस में आवेशित हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। समझ में आई बात? तो बात करते हैं आज की लास्ट टॉपिक की बेटा, इंसुलेटर की बात करते हैं, यानी जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसके बारे में। हेडिंग डालते हैं आज की लास्ट टॉपिक, कुचालक, या इसी को कहते हैं बेटा परावैद्युत या विद्युत रोधी
ठीक है, कुचालक कहे या परावैद्युत कहे या विद्युत रोधी कहे, अंग्रेजी इसका क्या होगा, इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, ये कुचालक क्या होता है, कुचालक का मतलब होता है वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से या आसानी से नहीं हो। लिख लीजिए परिभाषा, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से, या फिर वहाँ आसानी से भी लिख सकते हैं, नहीं होता है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे करके आप लिख सकते हैं बेटा, लकड़ी है ना, जितनी भी नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है ना। उसके बाद इसमें एक आता है वो जो डायमंड होता है यानी हीरा जिसे कहते हैं, ये नॉन कंडक्टर होता है बेटा, इसे याद करिएगा, कार्बन का यह प्रूफ है और ये नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, हीरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं ये कांच की छड़, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। ये सब जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब का सब क्या है, नॉन कंडक्टर ही है। तो इसके बारे में हम और डीपली स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कुचालक पदार्थों में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वंस अगेन आई रिपीट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।